तो वाइब्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक फ्री एक डैम्प्ड। अब हमें ये जानना है ना कि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। हर एक मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस मटेरियल को मारूं, इसको मैं डिस्टर्ब करूं, ये वाइब्रेट करेगा अपनी क्षमता के अनुसार। इसे मारूं उसी फोर्स से ये भी करेगा वाइब्रेट अपनी क्षमता के अनुसार। ये दोनों मटेरियल वाइब्रेट तो करेंगे लेकिन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। कहने का मतलब ये है कि हर एक मटेरियल अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट करता है। मटेरियल वाइब्रेट्स in its natural frequency। ठीक है, जिसकी जितनी क्षमता। अब स्पेस में ले जाओ, वैक्यूम में ले जाओ, जहां इन्फिनिटी अनंत काल तक वाइब्रेशन होता रहे, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई रेजिस्टिविटी नहीं, वहां मैं दो मटेरियल ले जाऊं, एक मार्कर, एक इसी साइज का स्केल, स्टील का स्केल, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करके डिस्टर्ब करूं साथ ही। अब दोनों वाइब्रेट करेंगे अनंत काल तक, लेकिन अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, जिसकी जितनी क्षमता के अनुसार वाइब्रेट करेंगे। पृथ्वी पे जहां बहुत रेजिस्टिविटी है, सेम साइज के दो अलग अलग मटेरियल को मैं साथ ही मार के डिस्टर्ब करके वाइब्रेट करूं, कहीं जाके रुक जाएंगे, ठीक बात है, लेकिन जब तक वाइब्रेट हो रहे हैं अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के अनुसार वाइब्रेट होंगे। ये तो हम जानते हैं, ये हमें जानना था, बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा हमें एक और प्रकार के वाइब्रेशन को जानना है, फोर्स्ड, जबरदस्ती का। कोई चीज जिस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया वो वाइब्रेट हो रहा है, इसके चलते कोई दूसरा भी वाइब्रेट होने लगे, कंपैरेटिवली कम लेकिन होगा, तो ये जो वाइब्रेट होने लगा अब फोर्स्ड वाइब्रेशन है। अब बात करते हैं रेजोनेंस पे। रेजोनेंस क्या ना, एक एक्सटर्नल बॉडी से इन्फ्लुएंस होके कोई सेकंड बॉडी भी वाइब्रेट करने लगे, या तो फोर्स्ड या फिर रेजोनेंस के माध्यम से, या तो फोर्स्ड या तो रेजोनेंस के माध्यम से। जैसे कि आपने कहीं देखा होगा कार्टून्स में या फिर टीवी में, ओपेरा में एक आंटी गाना गाती है, उसके आवाज के प्रभाव से शीशा चूर हो जाता है, रेजोनेंस। बीच में कुछ नहीं है, ये चिल्ला रही थी, शीशा टूट गया, बीच में कुछ नहीं, बस आवाज। तो ये होता है रेजोनेंस के माध्यम से। अब हम क्या देखते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, दो बॉडी की फ्रीक्वेंसी अगर मिल गई, जैसे कि दो बॉडी आपस में घूम रहे थे, ये अलग फ्रीक्वेंसी पे, ये अलग फ्रीक्वेंसी पे, ये घूमते घूमते इसकी फ्रीक्वेंसी तक आ पहुंचा, रेजोनेंस पॉसिबल है, कांपने लगेंगे, दोनों में सिमिलैरिटी आ गई। तो एक तो हम फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं, दूसरा हम लेंथ पे देखते हैं। लेंथ पे जैसे कि स्पेशली हम पेंडुलम के कंडीशन में हम लेंथ पे देखते हैं, एक ये और एक ये सेम लेंथ का होगा, तो ये अगर वाइब्रेट कर रहा है 20 हर्ट्ज पे, तो ये भी करने लगेगा ऑटोमेटिकली 20 हर्ट्ज पे। फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है ना पेंडुलम में, 1/2 पाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
बाई लेंथ। चलो पाई पाई दोनों में हो जाएंगे, ग्रेविटी दोनों में लग रही है, फोर्स और लेंथ दोनों के बराबर है, तो दोनों वाइब्रेट करेंगे। दोनों मतलब कि अगर ये कर रहा है तो ये भी करेगा। एक और है यहाँ पे, ये थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली, इसका लेंथ दूसरा है, तो ये भी वाइब्रेट करेगा कंपैरेटिवली कम करे, या फिर अगर छोटा है तो ज्यादा करे, जैसे भी करे, इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो वाइब्रेशन लगेगा वो होगा फोर्स वाइब्रेशन। सामान्य नहीं है, लेंथ सामान्य नहीं है। तो रेजोनेंस का सीधा मतलब यही है कि किसी को देखकर हम अट्रैक्ट हो गए और वो हमसे अट्रैक्ट बैक हो रहा है, या फिर हमसे कोई अट्रैक्ट हो गया, रेजोनेट हो गया, कनेक्ट हो गया, बीच में कुछ नहीं है। तो यही है, यहां पे लगेगा फोर्स्ड और यहां पे लगेगा रेजोनेंस। दूसरा चीज भी हम देख सकते हैं, एक बॉडी यहाँ पे थी, एक बॉडी यहाँ पे थी, इस पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लगा था, सेम साइज का ट्यूनिंग फॉर्क इस पे लगा था, ये वाइब्रेट कर रहा था 15 हर्ट्ज पे, ये वाइब्रेट कर रहा था 15 हर्ट्ज पे, दोनों सेम टेबल पे रखे थे, दोनों सेम टेबल पे रखे थे, ये वाइब्रेट कर रहा था, इसके प्रभाव से ये भी वाइब्रेट करने लगेगा। साइज दोनों की सेम है, फिर बता रहा हूँ लेंथ दोनों की सेम है, तो ये भी 15 हर्ट्ज से वाइब्रेट करने लगेगा। अब मैंने आपसे कहा कि फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए तभी भी वाइब्रेशन पॉसिबल है। अब इसमें क्या होता है ना, एक पिक्चर लिया और ऊपर रख दिया मैंने ट्यूनिंग फॉर्क जो वाइब्रेट कर रहा है 15 हर्ट्ज तक, 15 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पे टैप लगा हुआ था, पानी गिर रहा था, जैसे जैसे पानी भरा फ्रीक्वेंसी पहुंच गई 15 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहां पे भी पहुंच गई। अब ये पूरा बॉडी जो है, ये पूरा बॉडी ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, और कंडीशन इतनी अच्छी, टाइमिंग इतना अच्छा कि हमने टैप को बंद कर दिया जब ये पहुंचा 15 हर्ट्ज तक। अब तो टैप बंद हो गया, अब ये वाइब्रेट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, मिल गए दोनों के। इसका लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो बचा हुआ है, जहां पानी भरी हुई है, तो रिजल्ट देखने को मिला 15 हर्ट्ज। 15 हर्ट्ज यहाँ पे, मतलब कुछ तो सिमिलैरिटी है लेंथ में, तभी तो वाइब्रेशन हो रहा है। तो इसीलिए मैंने फ्रीक्वेंसी कहा था, लेंथ तो आप समझ गए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड को मेनली हम 3 बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। पहला लाउडनेस, दूसरा पिच, और तीसरा क्वालिटी, जिसे टिम्बर भी कहा जाता है। ठीक है, पहले बात करेंगे लाउडनेस पे। दो सेम इंस्ट्रूमेंट से एक ही पिच पे 2 आवाज निकलेगी, एक कंपैरेटिवली लाउड और एक लो। हम पता लगा लेंगे कि वो लाउड है, ये लो है, बिना सुने भी। या यूं समझे कि यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं, दोनों में सेम पिच पे बात करेंगे, एक लाउड एक लो, और मैं ऐसा घुमा हुआ हूं, मैं बिना देखे पता लगा लूंगा कि ये लो है
वो लाउड है। और अगर मैं ऊंचा सुनता हूं, मैं बहरा हूं, मैं इसको बोलूंगा तुम भी जोर से बोलो, मैं रिवर्स नहीं करूंगा, मैं कंफ्यूज नहीं हो जाऊंगा वहां पे कि कौन लाउड था कौन नहीं। या फिर अगर बहुत भीड़ है वहां पे मैं शायद कंफ्यूज हो जाऊं कि एग्जैक्टली था कौन, लेकिन इतना पता होगा कि आवाज आई कहां से। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? पहला तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशन दिया जाए तो कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में एम्पलीट्यूड होता ही है, किसी में कम किसी में ज्यादा। ये एम्पलीट्यूड, ये मेजरमेंट डिसाइड करता है कि लाउडनेस कितनी होगी। अगर अच्छी है तो लाउडनेस ज्यादा। अब देखा क्या जाता है कि अगर हम एम्पलीट्यूड को 2 से बढ़ाएं, इंक्रीज करें, 2 से इंक्रीज करें, तो लाउडनेस 4 से इंक्रीज करेगी। इसको हमने 2 गुना बढ़ाया, लाउडनेस 4 गुना बढ़ गई, स्क्वायर है। एम्पलीट्यूड को हमने 3 गुना घटाया, डिक्रीज किया, लाउडनेस 9 गुना डिक्रीज हो गई। इतना समझ गए? ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट हम क्या समझेंगे? लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहां उल्टा होगा, डिस्टेंस को हम 2 से इंक्रीज करें तो लाउडनेस 4 से डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, डिस्टेंस इतना था, हमने डिस्टेंस को 2 से इंक्रीज कर दिया, आपको दूर भेज दिया, लाउडनेस कम हो गई। इंक्रीज डिक्रीज, ये अगर डिक्रीज करेंगे ये अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। हम डिस्टेंस कम करेंगे, हम आपको पास बुलाएंगे, लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। तीसरा है एरिया सरफेस। सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में एक आता है बजाने वाला, अगर मैं उसको बजाऊं, कितना बड़ा होता होगा, आवाज आएगी, बहुत इरिटेट करती है वो आवाज। और मेरे साथ साथ ट्रेन ने भी हॉर्न दिया, ट्रेन ने भी हॉर्न दिया। अब हम यहाँ क्या देखेंगे? आवाज लाउड कौन सी होगी? ट्रेन वाली। क्यों? सरफेस एरिया उसकी, वो ट्रेन है, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज मोर। और मेरा जो था बजाने वाला इतना बड़ा, छोटा सा, कुछ नहीं होगा। मैं इसको बजाऊं, अब आप कुछ ऐसा बड़ा लेके आइए, वहां उसके हिसाब से हवा भरिए, एक अच्छी सी आवाज आएगी, हवा की ही, कुछ ऐसी ही लेकिन लाउड। चौथा क्या देखते हैं? प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी। रेजोनेटिंग बॉडी क्या होती है? ये एक एक्सटर्नल बॉडी होती है अलग से, जिसके प्रभाव से दूसरा बॉडी भी कांपने लगता है। वो या तो फोर्स से कांपे या तो रेजोनेंस से कांपे। कांपना मतलब वाइब्रेट करना। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि लाउडनेस जो है ना, सब्जेक्टिव है।
ये डिपेंड करता है, कोई बहरा हो सकता है, किसी के लिए नॉर्मल बात, जिस आवाज में मैं बात कर रहा हूँ ये नॉर्मल है मेरे लिए, किसी को लाउड लगता होगा, कोई बहरा होगा उसको लो लगता होगा। प्लस जगह कौन सी है, मैं कहाँ हूँ, अगर मैं इसी आवाज में बात करूं किसी ड्रम में घुस के, वो ज्यादा आएगा। फिर मैं अगर बाहर चला जाऊं कम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, जगह पे, लोग पे, सब्जेक्टिव होता है। अब एक मेजरमेंट लिया गया है 0 डेसिबल ना, पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं ना, उससे नीचे की तो हम सुन ही नहीं पाएंगे, है ना, उससे नीचे की हम नहीं सुन पाएंगे। तो इसको कहा जाता है फेंट, बेहोश, फेंट हो जाना। फेंट, ठीक है। 20 डेसिबल से 30 डेसिबल, इसे हम कहेंगे विस्पर। और 40 से, यस, 40 डेसिबल से 60 डेसिबल तक हम बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल जो हम बात करते हैं, किसी के लिए 40, किसी के लिए 60 लाउड हो जाएगा, लेकिन किसी के लिए नॉर्मल हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर हम देखेंगे अधिकतर क्राई, चिल्लाना। और अगर 100 पार कर जाते हैं, 100, 140, तो विमान का आवाज आ जाएगा, प्लेन, जेट। इस प्रकार से एक टेबल बनी हुई है और हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव, कोई रेजोनेट करता है, कोई नहीं करता है, कोई रिलेट करता है, कोई नहीं करता, कोई पूरी तरह से नहीं करता, ठीक है। तो हम लेते हैं इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी क्या होता है? एंड इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू पर यूनिट टाइम। एनर्जी या फिर पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर पर यूनिट सरफेस एरिया इनटू पर यूनिट टाइम। एनर्जी को जूल में लीजिए, टाइम को सेकंड में, एरिया स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर। अब जूल पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, और पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट मीटर स्क्वायर। इतना ठीक है। अब मैंने जो बताया 0 डेसिबल, फेंट साउंड, पिन ड्रॉप साइलेंस वाला, ये इंटेंसिटी में 10⁻⁻12 वाट मीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अगर हमें इसे 1 से इंक्रीज करना है तो इसे हमें 26% से इंक्रीज करना होगा, तब जाके ये 1 डेसिबल होगा। 2 बनाना होगा तो 52%, मतलब कि और एक बार 26, 3 बनाना होगा तो और एक बार 26%। इस प्रकार से हम बढ़ते जाते हैं। तो ये तो हो गया लाउडनेस पे बात। इंटेंसिटी को हम लेके चलते हैं, ओके। ये हम
मेजर कर के रखे, फिजिक्स इसको लेके चलता है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इंटेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव। ओके, पिच। पिच दो प्रकार की, अच्छा, पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी कम है, अगर फ्रीक्वेंसी अगर कम है, वो साउंड कैसा होगा? बेस वाला होगा, भारी होगी, ड्रम वाला, मॉन्स्टर, कुछ ऐसा होगा। वहीं अगर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कान में लगने वाला, श्रिल, या फिर अगर जेंडर पे बात करें, लड़का लड़की, श्रिल मतलब लड़की। अब हमने फोन उठाया, फोन आया अननोन नंबर से, हेलो, आवाज आई वहां से, हम पता लगा लेते हैं कि लड़का है या लड़की है। साउंड किस प्रकार का है, पिच किस प्रकार की है? श्रिल है तो लड़की, बेस है तो लड़का। अब इसको मैं ना समझाऊंगा आपको। फ्रीक्वेंसी याद हो गया, एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकला, सेम लाउडनेस पे, फिर भी हम पता लगा लेंगे फ्रीक्वेंसी के माध्यम से कि बेस है या फिर श्रिल है, वो ड्रम है या फिर क्या बोलते हैं, पियानो, जो भी, पता लगा लेंगे, ठीक है। हाँ, पिच। यहाँ पे एक टैप है, इस टैप से पानी टपक रहा है, इस टैप से पानी टपक रहा है। अब आप एक चीज याद करिएगा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम। अब मान लीजिए पानी इतना भर गया है, पानी इतना भर गया है, इतना नहीं भरा, तो इतना क्या बोलेंगे हम? एयर कॉलम। उसमें कुछ नहीं है, बस एयर है, एयर कॉलम बोलेंगे। लेंथ, अब लेंथ ऑफ एयर कॉलम देखिए और फ्रीक्वेंसी, उसके हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी को देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है, मतलब कि अगर लेंथ ऑफ एयर कॉलम ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आवाज, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आवाज कुछ भारी सा आएगा। कहने का मतलब ये है, जब पानी नहीं भरा, जब पानी बिल्कुल नहीं भरा था, तो एयर कॉलम का लेंथ ज्यादा था, फ्रीक्वेंसी कम थी, तो पहला बूंद जब गिरा, टप, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया और ये भरता गया, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होता गया। अब लेंथ ऑफ एयर कॉलम इतना ही बचा। अब जो साउंड आएगी वो श्रिल आएगी, क्यों? लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम हो गया, इतना ही बचा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आवाज श्रिल है, तो यहां पे भी हम बिना देखे पता लगा लेंगे कि बॉटल भर गया है,
बिना देखे। फिर से समझिए इसको, मैं फिर समझाऊंगा, अगर आपको समझ नहीं आया होगा। मेरा दूसरा मार्कर किधर? ये एक पिक्चर है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, इतना याद रखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एयर कॉलम का लेंथ ज्यादा है, टैप से अब पानी गिरा, पहला ड्रॉप जो गिरा, एक आवाज उत्पन्न हुई, वो आवाज कैसी होगी? भारी होगी। क्यों? फ्रीक्वेंसी कम है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम ज्यादा है। धीरे धीरे लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम हो गया और फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब कि इतना भर गया। अब एयर कॉलम का इतना ही जगह बचा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम हो गया है, या फिर यूं कहें लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम ज्यादा हो गया है। अभी एयर कॉलम पे ही समझिए, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम हो गया है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आवाज श्रिल हो जाएगी। Frequency is directly proportional to length of liquid column, ऐसे भी समझ सकते हैं, लिक्विड कॉलम ज्यादा हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। पिक्चर का एग्जांपल, अब अगर हमें एक्सपीरियंस है, पहले दिन तो हमसे मिस्टेक हो ही जाएगा, क्योंकि पिक्चर कितना बड़ा है, पानी कब तक भरेगा, जॉब पे नए हैं, 1 महीना 2 महीना बीतने के बाद बिना देखे भी हम बोल सकेंगे हाँ भर गया होगा, साउंड के माध्यम से सुन के। तो ये होता है। मैं भूल गया, टिम्बर या फिर क्वालिटी। सेम पिच, सेम लाउडनेस, सेम इंटेंसिटी है, मतलब सेम लाउडनेस, सेम पिच, लेकिन इंस्ट्रूमेंट दो अलग अलग है। मान लीजिए दोनों श्रिल, दोनों लाउड, बट टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तब हम कैसे पता लगाएं कि दोनों अलग अलग हैं? वेव फॉर्म से। वेव फॉर्म, क्वालिटी ऑफ साउंड कभी भी वेव फॉर्म पे निर्भर करता है। वो आपको समझ में आ जाएगा, बिना देखे बस सुन के समझ आ जाएगा। एक बांसुरी किस प्रकार से बजती है, उसका वेव कैसा निकलता होगा, वेव का फॉर्म क्या होगा। एकदम एकदम से उठते उठते उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। एक वायलिन किस प्रकार से बजेगा, इस प्रकार से सीढ़ी की तरह। एक पियानो एकदम अनइवन रहेगा उसका। तो एक, ये 2 और ये 3, एम्पलीट्यूड तीनों की बराबर, मतलब कि इंटेंसिटी, लाउडनेस तीनों कंडीशन में सेम, कांस्टेंट। लाउडनेस को
कांस्टेंट कीजिए, पिच कांस्टेंट कीजिए, तीनों की फ्रीक्वेंसी सामान्य है। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए, एक इस प्रकार से उठा, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसा उठा, फिर ऐसा गया, ऐसा, और तीसरा ऐसा उठा, फिर इतने में नीचे गया, फिर इतना, अनइवन, कुछ इस तरह से। तो ये तो ट्यूनिंग फॉर्क का हो जाएगा, ये वायलिन का हो जाएगा, टां टां, और ये पियानो का हो जाएगा, एकदम अनइवन। एक की प्रेस किया, अलग आवाज आई, तब तक दूसरा कर दिया, ढाम, उठ गया, तो एकदम अनइवन है। बेसिकली हम टिम्बर या फिर क्वालिटी किसी भी साउंड का, हम इससे म्यूजिक को जज करते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सी है, वगैरह वगैरह। म्यूजिक को लेकर ही हम इसे जज करते हैं, वेव फॉर्म से, वेव फॉर्म के माध्यम से। क्योंकि पिच बराबर, इंटेंसिटी बराबर, मतलब कि एम्पलीट्यूड बराबर, और बचा क्या? लाउडनेस चाहिए था, हमने पढ़ लिया, उसे हमें नहीं पढ़ना अब। हाँ, पिच, भारी आवाज, पतली आवाज कर ली हमने, और कुछ बचा नहीं ना। तो यही म्यूजिक को लेकर वेव फॉर्म, टिम्बर ऑफ साउंड है ना, क्वालिटी ऑफ साउंड कैसे पता चलेगा? वेव फॉर्म से। वेव तो हर जगह होता है ना, यहाँ पे भी वेव है, लेकिन यहाँ पे भी वेव है, वेव यहाँ पे है, लेकिन किस प्रकार का है, फॉर्म क्या है? अब लास्टली आपसे पूछा जाएगा, बहुत छोटा चीज है और बहुत सब्जेक्टिव चीज है, डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। तो म्यूजिक वही जो कान को अच्छा लगे, बहुत सब्जेक्टिव। जैसे कि लोग बोलते हैं कि आजकल का म्यूजिक नहीं, नॉइज हो गया है, कान में लगता है। तो डिपेंड करता है, किसी के लिए म्यूजिक भी नॉइज है, किसी के लिए नॉइज ही म्यूजिक है। जितना नॉइज रहेगा, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजेंगे, धरती हिलेगी, मजा आएगा। तो ये लास्टली आपसे पूछा जाएगा, एंड आई होप, हाँ, म्यूजिक एक सीरीज में जाता है। अगर हम अपने माध्यम से सोचे तो उसका वेव फॉर्म का पैटर्न एक अच्छा होगा, और नॉइज का बड़ा अनइवन, बहुत बहुत अनइवन। तो यही है जो है, खत्म। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नेचर में बहुत कॉमन है, हम हर जगह इसको एक्सपीरियंस करते हैं, और पढ़ाई में दो जगह मेनली पढ़ेंगे, लाइट में और साउंड में। लाइट के कंडीशन में रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट गई, टकराई, वापस आई, तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्ट होके आई है। साउंड के कंडीशन में साउंड गई, वापस आई, तो साउंड रिफ्लेक्ट होके आई। अब मिरर में हम अपनी छवि देखते हैं, क्यों? रेज गए, टकराए, वापस आए आंखों में, हमने अपनी प्रतिबिंब को देख लिया, हमने अपनी छवि को देख लिया। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग। ये मार्कर है, मैं इसे फेंकूंगा, ये दीवार से टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्ट होके आई है। और अगर पार हो गई, हम नहीं बोलेंगे रिफ्लेक्ट होके आई है। अब रिफ्लेक्ट होके आना मतलब ये नहीं कि मेरे पास ही आना, टकराई, आपके पास भी जा सकती है, आपके पास भी जा सकती है, और नीचे यहां भी आ सकती है, कहीं भी, लेकिन बैक होनी चाहिए।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो सरफेस कैसा होना चाहिए पहले देखिए। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, साउंड का जाना और पलट के आना। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी भी सरफेस से टकराना फिर बैक हो जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है। अब सरफेस कैसा होना चाहिए? तो सरफेस एकदम कंक्रीट होना चाहिए, ठोस। अगर बहुत फ्लेक्सिबल हुआ तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, मतलब कि वो बहुत कम साउंड को ही रोक पाएगा। जैसे कि ये अधिकतर चले जाएंगे, पार हो जाएंगे, बहुत कम ही रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो ये प्योरली रिफ्लेक्शन नहीं है। एक मोटा दीवार लाइए या फिर एक पहाड़ लाइए जहां हम रिफ्लेक्शन को अच्छे से मेजर कर पाए, एकदम कॉन्क्रीट। और अगर फ्लेक्सिबल है तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, और अगर है ही नहीं तो सारे चले जाएंगे, कुछ नहीं बचा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है साउंड वेव्स। वेव क्यों लिखा ना? तो साउंड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ वाइब्रेशन। जैसे कि ये एक बॉडी है, स्थिर है, ये इसको मैंने मारा, एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, इसमें वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हमें ये देखने को मिला। अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं? एक वेव। वेव का चरित्र क्या होता है? मैंने इसको मारा, जब ऐसे मारा, इसमें एक एनर्जी उत्पन्न हुई, मैंने एनर्जी भर दिया मार के, इसी पॉइंट पे इसको एनर्जी लगी। अब वेव का चरित्र क्या है? ये एनर्जी पास करता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एनर्जी पास करेगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहां इसको एनर्जी लगी, सॉरी, यहां इसको एनर्जी लगी, यहां तक पहुंचा, इसको मोटिवेट करेगा वाइब्रेट होने के लिए, एनर्जी भरेगा, नीचे आया, फिर मीन पोजीशन पे इसको मोटिवेट किया, फिर ऊपर गया, फिर मीन पोजीशन पे इसको मोटिवेट किया, फिर नीचे गया, फिर मीन पोजीशन पे इसको मोटिवेट किया। इस प्रकार से वाइब्रेशन। ठीक है। सबको मजबूर किया वाइब्रेट होने पे। अब हमें फाइनली देखने को क्या मिलेगा? कंप्लीट वाइब्रेशन। इस बॉडी का कंप्लीट वाइब्रेशन, कंप्लीटली वाइब्रेट कर रहा है। अब कब तक कर रहा है? शायद लंबे समय के लिए करे या कम समय के लिए। अब जितना जोर से वाइब्रेट करेगा, जितना ऊपर नीचे एम्पलीट्यूड, उतनी लाउडनेस, जितनी बड़ी बड़ी इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी उतनी कम। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आवाज भारी हो जाएगा। ठीक है। और अगर वेवलेंथ छोटी छोटी है तो फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाएगी, तो आवाज वो कान में लगने वाला। कहने का मतलब ये है कि वाइब्रेशन के बिना साउंड इज नॉट पॉसिबल। जितना जोर से वाइब्रेशन, साउंड क्वालिटी उतना ही अच्छा। ठीक है। तो साउंड वेव ऐसे गए, टकराए, वेव का वापस आना। अब इको, इको कुछ नहीं है, सेम चीज है। इको इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो मैंने ऊपर लिखा है, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, साउंड के पलट का। और यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ साउंड, रिपीटेशन लिखा है ऑफ साउंड, ऑकरिंग व्हेन साउंड वेव्स, साउंड वेव्स फिर से बनाना पड़ेगा, साउंड वेव्स बाउंसेस बैक, टकराए। अब ये क्या होंगे? बाउंस हो जाएंगे, बाउंस हो जाएंगे, बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वेव गए, बाउंस हो गए टकराने के बाद। यहां पे भी वही है, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स, बाउंस बैक हो गए आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक ही चीज है।
लेकिन डिफरेंस क्या है? रिपीटेशन ऑफ साउंड। अभी मैं जो बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं, आवाज निकल रही है, वो यहां भी जा रही है, वहां भी जा रही है, दीवार से टकरा रही है, टकरा के वापस आ रही है। लेकिन मेरा ब्रेन जो है ना, इन दोनों साउंड के बीच का डिफरेंस पता नहीं लगा पा रहा। जो साउंड मेरे कंठ से, मेरे आवाज, जो मेरे मुंह से जो साउंड निकल रहा है और जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, जो मुंह से निकल रहा, जो रिफ्लेक्ट होके आ रही, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता नहीं लगा पा रहा। तो हम कहेंगे बस रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। वही अगर हम दीवार और ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ साउंड के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करें, वेरीफाइड डिस्टेंस, तब शायद हम इको सुन पाए, हम रिपीटेशन सुन पाए। रिपीटेशन जैसे कि साउंड चिल्लाया विवेक, ये गया, टकराया, वापस आएगा विवेक, कान में लगा विवेक, एक गया एक आया, तो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। मतलब कि हमें जो डिस्टेंस चाहिए इसके लिए 17 मीटर का, और इससे भी ज्यादा जरूरी, इससे भी ज्यादा जरूरी हमारे ब्रेन को 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल चाहिए दो आवाज को नापने के लिए। वो आवाज सेम सोर्स से या अलग अलग सोर्स की हो सकती है। कम से कम 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल चाहिए ब्रेन को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये कहां पॉसिबल है? ये डिस्टेंस को लेके और टाइम को लेके, ये दो कंडीशन चाहिए, तब हम इको सुन पाएंगे। इको कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन ही है। लेकिन यहां हम जब साउंड रिपीट हो रहा है, जो साउंड टकरा के आ रहा है, इसे हम थोड़े देर बाद सुन रहे हैं। थोड़े देर मतलब कम से कम 0.1 सेकेंड बाद सुन रहे हैं, तब हम बोल पाएंगे कि इको हुआ। आइए कुछ कंडीशन देखते हैं जहां हम इको सुन पाएंगे। कंडीशंस फॉर इको। पहला कंडीशन हम एम्पलीट्यूड पे देखेंगे। देखिए, वाइब्रेशन के 3 कंपोनेंट होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो वाइब्रेशन पे हम 3 चीज देखेंगे वाइब्रेशन पे। पहला एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्यों? लाउडनेस के लिए। अपनी मेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रही है तो कितना ऊपर कितना नीचे, कितना ऊपर कितना नीचे, कितना नीचे, जितना डिस्टेंस अच्छा होगा मेन पोजीशन से, कितना ऊपर कितना नीचे, ये मेजरमेंट का जो गैप होगा, ये जितना अच्छा होगा लाउडनेस उतनी अच्छी होगी। जो मैंने लिखा है यहाँ पे, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन should be sufficient enough to create loudness. Amplitude should be sufficient enough to create loudness for desired echo. अब ये डिपेंड करता है, मैं एक रूम में हूँ, एक बड़े हॉल में हूँ, या फिर किसी पहाड़ी इलाके पे हूँ, लाउडनेस वहां डिपेंड करता है। अब ये कितना भी हो सकता है, लेकिन कहा जाता है, एक मेजरमेंट लिया जाता है ना, तो मेजरमेंट के अनुसार 20 डेसिबल से 90 डेसिबल तक की लाउडनेस होनी चाहिए। अब कोई पिन गिरा, 0 डेसिबल का लाउडनेस, पिन ड्रॉप 30 पे हम विस्पर करते हैं, इधर आ,
ओके, 50 पे हम नॉर्मल बातचीत करते हैं और 75 के ऊपर हम लाउड बात करते हैं, चिल्लाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, किसी के लिए 75 ही नॉर्मल बातचीत का माध्यम हो, ओए इधर आओ, और किसी के लिए 40 हो, इधर आओ, और हम जैसों के लिए 50-60, इधर आओ, बैठो, कहाँ जा रहे हो। और 90 मतलब तो लाउड ही होता है, चिल्लाना, किसी को चिल्ला के बुलाना, बहुत दूर है इधर आ, जैसे भी। तो एक मेजरमेंट लिया लिया जाता है जो डिपेंड करता है लोगों पे, बहुत सब्जेक्टिव है। लाउडनेस सब्जेक्टिव है। हम कहाँ हैं, हम एक रूम में हैं, हम हॉल में हैं, हम पहाड़ी इलाके पे हैं, और हम किसके साथ हैं, सुनने वाला कौन है। कोई आदमी बहुत सेंसिटिव होता है, वो ज्यादा आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और कोई ऊंचा सुनता होगा। तो ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, बस एक लेके चलते हैं। लेकिन हाँ, एम्पलीट्यूड उतनी तो होनी चाहिए कि एक लाउडनेस क्रिएट हो पाए जिससे इको संभव हो जाए। एक समझ गए। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इस रेंज में गिरते साउंड को क्या कहा जाता है, सोनिक साउंड। सोनिक जो कि हम सुन पाते हैं, इसके नीचे हम नहीं सुन पाएंगे, इसके ऊपर हम नहीं सुन पाएंगे, तो इको क्या सुनेंगे। तो ये चाहिए हम, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन शुड बी बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज, सोनिक साउंड कंडीशन है। ओके, वेवलेंथ पे क्या देखते हैं हम, वेवलेंथ शुड बी फ्रॉम 17 मीटर टू 0.017 मीटर। अब ये मैंने क्यों लिख दिया, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। वाटर में है तो स्पीड ऑफ साउंड लीजिएगा वाटर वाला 1400, ओके। लेकिन हम इको अधिकतर कहाँ सुनते हैं, पृथ्वी पे, तो हम साउंड कौन सा लेंगे, एयर मीडियम का। हमें ये दो चीज पता लगाना है। 340 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एयर में। फ्रीक्वेंसी कम से कम कितनी, 20 हर्ट्ज की। इससे काटा ये, इससे काटा ये, 17 मीटर का वेवलेंथ चाहिए। 17 मीटर का वेवलेंथ से दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या था, 340 और 20,000, 1 2 3, ओके। इससे ये काटा, इससे ये काटा, 34 का 17 किया, इसका 1000 कर दिया। यहाँ से 3 जीरो गिना, 1 2 3 नंबर गिना, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ अपने आप 0.017 मीटर, इतनी की वेवलेंथ चाहिए। ठीक है, वेवलेंथ का एक और कंडीशन ये है, मिटाओ, ओके। वेवलेंथ का एक और कंडीशन ये है, वेवलेंथ शुड बी स्मॉलर देन साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, साउंड आएगी, इससे टकराएगी और बाउंस कर जाएगी पीछे, ठीक है। लेकिन जो वेवलेंथ है वो इससे छोटी होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी हुई, स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट से ही बड़ी हो गई, तो ये खुद डोमिनेट हो जाएगा,
और साउंड निकल जाएगी, इको नहीं होगा। इसे ग्रेड होना ही पड़ेगा ताकि वेवलेंथ साउंड वेव आए, टकरा जाए और लौट जाए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी ग्रेटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी ग्रेटर। ओके, ये दो कंडीशन वेवलेंथ पे। टाइम इंटरवल मैंने बता दिया 0.1 सेकेंड का होना ही चाहिए हमारे कान के लिए। एक साउंड जो हम बोल रहे हैं, विवेक चिल्लाया, और एक आया, इन दोनों में कम से कम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। और डिस्टेंस कम से कम 17 मीटर। अब मैं 17 मीटर क्यों कह रहा हूं, यहां पे ये देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला है, आपको पता होगा। लेकिन यहां हम डिस्टेंस दो लेंगे, क्योंकि एक साउंड जो मैंने प्रोड्यूस किया जो जा रहा है, और दूसरा जो टकरा के आएगा। तो इसने एक डिस्टेंस कवर किया, इसने दूसरा डिस्टेंस कवर किया, दो साउंड दो डिस्टेंस। ओके, स्पीड इज इक्वल टू 2d बाय टी। डी हमें नहीं पता, मान के चलिए हमें 17 नहीं पता। स्पीड क्या है एयर मीडियम में 340 इज इक्वल टू 2 इंटू डी, हमें नहीं पता। और टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। मल्टीप्लाई कीजिए, 34 इज इक्वल टू 2d। अब 2d का वैल्यू 34 है, 1d का वैल्यू कितना होगा, d इज इक्वल टू 34 बाय 2, 17 मीटर। ठीक है, अब देखिए एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छी वाली। सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिस्टेंस 17 मीटर का है। हमें वेवलेंथ कम से कम 17 मीटर से 0.017 मीटर तक का चाहिए। हम एक लेंगे 17 वाला। ये चिल्लाया, ये चिल्लाया, ये एक वेवलेंथ एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर अपने मेन पोजीशन पे एक वेव निकला 17 मीटर का। 17 मीटर के डिस्टेंस के लिए इको प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल। कंडीशन सेटिस्फाइड है ना। इको विल बी प्रोड्यूस्ड। अब एक हम सॉन्ग कर लेते हैं। मैं यहां खड़ा हूं, या फिर आप खड़े हैं, या फिर आप खड़े हैं, आप, ठीक है। एक दीवार इधर, एक दीवार इधर। मुझसे इस दीवार का डिस्टेंस है 680 मीटर, और मुझसे इस दीवार का डिस्टेंस है 340 मीटर। मेरे हाथ में बंदूक है, मैं फायर करूंगा, आवाज इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, लेकिन जो आवाज इधर गई उसका रिफ्लेक्शन मैं कब सुन पाऊंगा, और जो आवाज इधर गई उसका रिफ्लेक्शन मैं कब सुन पाऊंगा। करें, चलिए पहले इसका करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू 2d बाय टी। साउंड गया 1d, पलट के आएगा 2d बाय टी। 340 का स्पीड था, 2 इंटू 340 बाय टी। ये इससे कटा, ये इससे कटा, और 34 इससे कटा, 34 इससे कटा। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड।
जो साउंड इधर गया वो पलट के कब आएगा? 2 सेकंड बाद। इधर देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 2d/t। स्पीड कितना था? 340, 2 इंटू 680/t, 1 2, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। जो साउंड इधर गया वो 4 सेकेंड बाद आएगा। चलिए इसको एक बार मिटाता हूं मैं। वाटर मीडियम पे देखते हैं, वाटर मीडियम पे क्या हो रहा है। तो इसका मैं स्पीड चेंज कर दूं, 1400 स्पीड चेंज, और यहाँ 340 में फिर से लिखूंगा सही से, 340। ओके, ये कटा इससे, ये कटा 700, ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये बना 17, ये बना 35। अब 17/35 कितना बन जाएगा? 0.4 सेकेंड। वाटर मीडियम में 0.4 सेकेंड में साउंड गया, इतना दूर पलट के आया, 0.4 सेकेंड। और एयर मीडियम में क्या था? 2 सेकेंड। तो डिपेंड करता है, साउंड को आप जितना मीडियम देंगे अपना स्पीड उतना ही इंक्रीज करेंगे। बैट्स होते हैं ना, बैट्स, नेचर में 2 प्राणी ऐसे हैं जो इस फॉर्मूला का प्रयोग करते होंगे, स्पीड इज इक्वल टू 2d/t, मतलब कि साउंड का प्रयोग करते होंगे। बैट्स के कंडीशन में है कि बैट्स अंधे होते हैं, चमगादड़ जो चाइना में खाते हैं, अंधे होते हैं। भगवान ने अगर उनको अंधा बनाया तो एक क्षमता दी उनको साउंड के माध्यम से काम करने का। पृथ्वीराज चौहान के पास था, कहा जाता है कि बिना देखे सुन के तीर चलाते थे, जो बैट्स के पास होता है। बैट्स सोनिक साउंड नहीं, अल्ट्रासोनिक साउंड। बैट्स above 20,000 हर्ट्ज इसका प्रयोग करती है। एक तो बिखरता नहीं, साउंड क्या है, खास करके सोनिक साउंड फैलता है। मैं एक कोने से बोलूंगा विवेक, वो फैल जाएगा। तो साउंड, सोनिक साउंड फैलता है, अल्ट्रा ज्यादा नहीं फैलेगा। और हमें क्या देखने को मिलेगा? फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी उसकी, फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज, ये देखने को मिलेगा। तो बैट्स क्या करते हैं ना, अंधे होते हैं, अपने शिकार के लिए, अपने बचाव के लिए साउंड का प्रयोग करते हैं। ये फॉर्मूला लगा के नेचर ने ही दिया है हमको कि कितने देर तक मैं बचूंगा, वो कितना दूर है मुझसे, मुझे कब तक निकलना चाहिए, ऐसा। एक तो बैट स्पीड लेती होगी 340 का, टेरेस्ट्रियल है, पृथ्वी पे रहती है, वातावरण के साथ रहना है, तो ये स्पीड लेती होगी। और दूसरी है डॉल्फिन, ये एक्वेटिक है, पानी में रहती है, तो इसका स्पीड क्या स्पीड लेती होगी? ये 1440 मीटर पर सेकेंड, या फिर यूं कहें 1400 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड का प्रयोग करती होगी इस फॉर्मूले में, और पता लगाती होगी कि शार्क आगे कितना दूर है मुझसे, मुझे कब तक बचना चाहिए, ऐसा। हम भी डिवाइस के माध्यम से यूज तो करते हैं, रेडार और सोनार। रेडार जैसे कि कोई एक्सटर्नल प्लेन जो नहीं आनी चाहिए वो आ रही है, वो कितनी दूर है, ये सब पता लगाने के लिए। सोनार डेप्थ नापने के लिए कि नदी की गहराई कितनी है। साउंड एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर,
स्पीड क्या है पानी में पता है हमें, कितने देर बाद आई, इससे हम पता लगा लेते हैं कि डिस्टेंस क्या रहा होगा। या फिर ऑब्स्ट्रकल्स पता लगाने के लिए कोई शिप है जो आगे बढ़ रही है और आगे आइसबर्ग है या फिर कोई ट्रैफिक है, अगर पता चल जा रहा है काट लेगी, रास्ता काट के निकल जाएगी। डिवाइस का नाम है सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। डिवाइस का नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। ठीक है, यही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू 2d/t। और ई को आप समझ गए, रिफ्लेक्शन ही है, बस टाइम इंटरवल चाहिए सेपरेट करने के लिए दो आवाज को, तब उस कंडीशन को हम ई को कहेंगे, नहीं तो रिफ्लेक्शन होता है। अभी भी इस रूम में आवाज गूंज रही है, लेकिन गूंज तो रही है, नॉर्मल से ज्यादा ही गूंज रही है, लेकिन मैं ई को नहीं बोलूंगा क्योंकि दोनों साउंड के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, साथ ही साथ सुन रहा हूं। तो ये कुछ चीजें हैं, यही चीज है आपको याद रखना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को लेकर। डीपली डीपली